हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखेंगे कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है क्या। ऑल्सो एक क्वेश्चन जो कि सामने आ रहा है क्योंकि सीएसीपी ने अभी अभी रिसेंटली रिकमेंडेशन दी है कि यूरिया को भी एनबीएस सिस्टम के अंदर होना चाहिए, एनबीएस रिजीम के अंदर होना चाहिए। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी क्या है, ऑल्सो सीएसीपी क्या है। इन तीनों चीज़ों को हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, पर उससे पहले आप सब अकेडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। प्राइस में ड्रॉप है, इसलिए आप कंसिडर करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं। आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तो क्यूईपी पेड मिलेगा, मेंस के लिए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फिर आपको फुल्ली पेड मिलेगा। एंड अगर इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाता है, अच्छी रैंक आती है, तो आपको 100% फी रिफंड भी हो जाएगी। फाउंडेशन बैचेस के अंदर भी आप एनरोल कर सकते हैं, 8 जून से स्टार्ट हो चुका है। यूज़ करना कोड AMS लाइव, या फिर अगर कोई भी डाउट है नीचे ये रहा नंबर 85858585। आप इसके अंदर मतलब इस पे कॉल आप कर सकते हैं एंड अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम भी 5 जून से स्टार्ट हो चुका है। आप इसके अंदर भी एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड AMS लाइव एंड आपको एक्स्ट्रा 5% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ऑप्शनल की तैयारी भी आप अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। कल सुबह 11 बजे होने वाला है स्कॉलरशिप टेस्ट, ज़रूर देना। ऑल्सो ईपीएफओ का मॉक टेस्ट होने वाला है 18 जून को, ठीक है, 18 जून को बेसिकली होने वाला है, इसको भी आप ज़रूर देना। अब देखो कंट्रोवर्सी क्या चल रही है, बातचीत क्या चल रही है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ने रेकमेंड किया है कि यूरिया को भी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के रिजीम के अंदर लेकर आ जाना चाहिए। अब देखो पहले तो ये समझो कि इससे बाहर है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के अंदर ये नहीं आता है। अब यही एक वजह है कि इम्बैलेंस न्यूट्रिएंट यूजेज देखने को मिल रहा है एग्रीकल्चर के अंदर। फार्मर्स क्या करते हैं, यूरिया का बहुत भारी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अब एनबीएस रिजीम क्या है, एनबीएस रिजीम के अंदर फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करे जाते हैं फार्मर्स को सब्सिडाइज्ड रेट पर। अब देखो फर्टिलाइजर क्या होता है, फर्टिलाइजर एक नेचुरल या फिर आप समझ सकते हैं एक फर्टिलाइजर एक सब्सटेंस है जिसके अंदर केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, जिससे ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी प्लांट्स की बढ़ पाए। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है, दे पे टू बेसिकली जो फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको सब्सिडी पे करते हैं, जिससे बाद में जो फार्मर्स हैं इन फर्टिलाइजर्स को बाय कर सकें एट बिलो मार्केट रेट या फिर एट अ सब्सिडाइज रेट। तो इस तरीके से एनबीएस रिजीम जो है वो वर्क करता है। द फर्टिलाइजर विच आर फोर्टिफाइड, जिनको फोर्टिफाई किया जाता है, मतलब अलग से जिनको चैनलाइज किया जाता है जिससे माइक्रो न्यूट्रिएंट भी उनके अंदर आए, जैसे कि मोलिब्डेनम हो गया, एमओ जिसको कहते हैं, जिंक हो गया, है ना, उसको भी कहीं ना कहीं एडिशनल सब्सिडी दी जाती है। अब दिस सब्सिडी ऑन पीएन के फर्टिलाइजर अनाउंस किया जाता है बाय द गवर्नमेंट एनुअल बेसिस पर फॉर ईच न्यूट्रिएंट ऑन अ पर केजी बेसिस, कहीं ना कहीं ये आता है, which are determined taking into account the international and domestic prices of P and K fertilizer। तो इंटरनेशनली डोमेस्टिक प्राइसेस जो भी चल रहे हैं पीएन के फर्टिलाइजर के, उसके बेसिस पर गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस करती है कि क्या प्राइजेस फर्दर होने वाले हैं। एनबीएस पॉलिसी की अगर हम बात करें, इसका इंटेंट यही है कि हम कंजम्पशन इंक्रीज कर सकें पोटेशियम का, ठीक है, P&K फर्टिलाइजर का, क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर वो इतना नहीं हो पाता है ना। एनपीके का जो रेशो है वो 4:T:1 का होना चाहिए, बट हमारे देश के अंदर जो फार्मर्स हैं वो इसको इस रेशो में इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए ये एग्रीकल्चर के ऊपर कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। अब इससे क्या होगा, सॉइल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, यील्ड जो है क्रॉप की वो तो देखो बढ़ेगी बढ़ेगी, ऑल्सो फार्मर की जो इनकम हमारा बढ़ाने का सपना है वो हम कर पाएंगे। ऑल्सो गवर्नमेंट एज अ गवर्नमेंट एक्सपोर्ट expects a rational use of the fertilizer. This would also ease off the burden of fertilizer subsidy। तो फर्टिलाइजर सब्सिडी की जो बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर पड़ रही है वो भी कहीं ना कहीं ईज आउट हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि जो फर्टिलाइजर है उसका इस्तेमाल उसी रेशो में होना चाहिए, उसका ऐसा नहीं हो कि मिसयूज हो रहा। किसी भी अगर कोई बेनिफिट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करता है कि वो बेनिफिट लोगों तक पहुंचना चाहिए एंड उसका फर्दर इम्पैक्ट होना चाहिए पॉजिटिव ऑन दी इकोनॉमी। बट अब अगर यहाँ पर जो फर्टिलाइजर है वो इस तरीके से फार्मर्स यूज कर रहे हैं कि फायदा ही नहीं मिल रहा है, तो उसका कोई हमें बेनिफिट नहीं देखने को मिलेगा। अब इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम अप्रैल 2010, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर एनबीएस रिजीम को लेकर आई थी। अब नीड क्या है यूरिया की कि इंक्लूड होना चाहिए इसको एनबीएस रिजीम के अंदर। सबसे पहले तो ये कि इनएडिक्वेट सप्लाई देखने को मिलता है नेचुरल गैस का,
ड्यू टू द इनएडिक्वेट नेचुरल गैस सप्लाई कैपेसिटी यूरिया फर्टिलाइजर को प्रोड्यूस करने की इंडिया के अंदर हमें लिमिटेड देखने को मिलती है, एंड इसकी वजह से इंपोर्ट बर्डन भी हमारा बढ़ रहा है, क्योंकि हम बाहर देश से इसको मंगवाते हैं तो हमारा इंपोर्ट बर्डन भी बढ़ता है, हेंस हमें करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ता हुआ नजर आता है। दीज इंपोर्टेड यूरिया फर्टिलाइजर, इनके क्या होता है, हायर सब्सिडी बर्डन होता है पर टन कंपेयर टू द डोमेस्टिक यूरिया, तो इसलिए ये ज्यादा हमारे ऊपर नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। दूसरा, इम्बैलेंस न्यूट्रिएंट यूजेज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, वो यूरिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जितना होना चाहिए उससे भी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। हाई सब्सिडी ऑन यूरिया एंड डीएपी कहीं ना कहीं चीपर बना देता है उसको फार्मर्स के लिए, एंड हेंस फार्मर्स उसको ज़्यादा इस्तेमाल करने लग जाते हैं, एंड यही देखने को मिला है कि वर्सनिंग हो जाती है प्लांट न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस की। नॉन यूरिया फर्टिलाइजर लाइक फॉस्फोरस एंड पोटेशियम कवर्ड है अंडर द एनबीएस वेयर सब्सिडीज आर लिंक टू देयर न्यूट्रिएंट कंटेंट, तो यहाँ पर अलग सिनेरियो है, बट वैसे हमें ये देखने को मिलता है। हाउएवर यूरिया रिमेन्स आउटसाइड द रिजीम, इसलिए वजह से हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर ये इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। दिस डिस्क्रिपेंसी इन प्राइसिंग हैज लेड फार्मर्स टू ओवर यूज द यूरिया, बहुत ज़्यादा ये इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जितना रेशो में होना चाहिए उससे ज़्यादा हो रहा है, एंड इसकी वजह से क्या होगा, सॉइल हेल्थ डिटोरिएट होती हुई हमें नजर आएगी। नाउ इम्पैक्ट ऑफ प्राइसिंग पॉलिसीज, while MRP of urea has remained unchanged, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अनचेंज रहा है, ₹5360 पर मेट्रिक टन इतना ही है। दी प्राइसेस ऑफ अदर फर्टिलाइजर जैसे कि डाई अमोनियम फॉस्फेट हो गया, वो इंक्रीज हो गया है विद टाइम या ओवर टाइम। कॉन्सिक्वेंटली सेल ऑफ यूरिया हैव ऑल्सो बीन हायर, ठीक है, ज़्यादा बढ़ गया है एज कम्पेयर टू द अदर फर्टिलाइजर, एंड इसकी वजह से न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए सीएसीपी कह रहे हैं कि न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस हो रहा है, फार्मर्स को समझ नहीं आ पा रहा, अभी अवेयरनेस भी क्रिएट करने की ज़रूरत है। वो देखो एक एक लॉन्ग प्रोसेस है, इससे अच्छा ये है कि हम यूरिया को भी एनबीएस रिजीम के अंदर कहीं ना कहीं लेकर आ जाए। अब सीएसीपी क्या है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर 1965 के अंदर ये फॉर्म हुई थी, एंड कमीशन के अंदर चेयरमैन है, मेंबर सेक्रेटरी हैं, 1 मेंबर ऑफिशियल हैं, 2 मेंबर हमें नॉन ऑफिशियल देखने को मिलते हैं। नॉन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ऑफ द फार्मर कम्युनिटी, क्योंकि देखो फार्मर कम्युनिटी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये सामने लेकर आते हैं, हैंस इट इज इंपॉर्टेंट कि उनकी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर होना चाहिए, तो फार्मिंग कम्युनिटी इसके अंदर होती है। इट इज मैंडेटेड टू रिकमेंड एमएसपी, जिससे इंसेंटिवाइज कर सकें कल्टीवेटर्स को, जिससे वो अडॉप्ट कर सके मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, फर्दर प्रोडक्टिविटी हमारी रेज हो एंड हम प्रोडक्शन को गेन कर सकें। सीएसीपी सबमिट करता है सेपरेट रिपोर्ट रिकमेंडिंग प्राइजेस फॉर द खारिफ एज वेल एज रबी सीजन, तो दोनों के लिए अलग अलग कहीं ना कहीं ये रिकमेंडेशन को सामने रखता है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईएएस। चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।